नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज फर्स्ट सेमेस्टर का जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सरल। ठीक है, ये सरल सोल्यूशन पेपर है और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 2018 का, सॉरी 2019 का भी देख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको 2018 का भी मिल जाएगा, 2017 का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 साल का एटलीस्ट हम दे देंगे आपको। ठीक है, अगर हो सकता है टाइम मिलेगा तो हम 2016 का भी दे देंगे, मतलब 2000 मतलब 4 पेपर आपको दे देंगे सोल्यूशन। और जो ये अगर ये चारों पेपर का जो सोल्यूशन है, यदि आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आपके अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यह क्योंकि वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते हैं। देखिएगा, अभी मैं दिखाऊंगा, उसी तरह से क्वेश्चंस रिपीट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आप अच्छे से देख लेंगे। काफी लोग थ्योरी नहीं पढ़ पाए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से कवर करेंगे। चलिए, तो क्लास को यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो सभी लोग को दिख रहा है अच्छे से? ठीक है, विजिबल है आई होप। चलिए, तो देखते हैं फिर यहाँ पर हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस वाइज देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस वाइज कैसे क्या इंपॉर्टेंट है उनको भी हम बताते चलेंगे कि इसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और सभी लोग बहुत अच्छे से देखेंगे और अपने दोस्तों वगैरह को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों मित्रों सबको शेयर कर दीजिएगा। क्लियर? चलिए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन्हीं दो भागों को उत्तर दीजिए। तो किन्हीं दो भाग को उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 1 की बात करें, भवन निर्माण कार्य हेतु इमारती पत्थर की उपयोगिता संक्षेप में लिख करिए। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर देना है भवन निर्माण के हक। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए और तुरंत उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भवन निर्माण कार्य हेतु इमारती पत्थर की उपयोगिता का संक्षेप में उल्लेख करना है। इमारती पत्थर की क्या उपयोग है उसको बताना है। तो सबसे पहले अगर उपयोग बताना है तो हमको क्या करना है, उनकी इमारती पत्थर के बारे में भी जानना जरूरी है। इमारती पत्थर होते कौन कौन से हैं, तभी तो उनका उपयोग करोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पहला क्या है, ग्रेनाइट है। पहला क्या है, ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट हमारा क्या है, इमारती पत्थर है, जो कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, वर्ग की बात करें तो यह आग्नेय सिलिका में अस्तरित चट्टानों से निकाला जाता है। ठीक है, तो कौन से चट्टान से निकलता है, अस्तरित चट्टान से निकलता है। ठीक है, सिलिका में आग्नेय और चट्टान है ये। क्लियर? आगे बात करेंगे, पहचान इनकी क्या होती है, यह चित्तीकार भूरे व काले रंग का स्तरहीन चट्टानों से निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो, ये जो स्तरहीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर ना, ये चट्टाने क्या होते हैं कि अस्तरित, ये आपस में क्या होंगे ना, एक लेयर में ऐसे नहीं रहते, एक के ऊपर एक के ऊपर एक नहीं रहेंगे। ये पूरा का पूरा ऐसे उसमें कंबाइंड रहते हैं और एक के ऊपर एक ऐसे नहीं रहेंगे। ठीक है, क्लियर? हम लोग यहाँ पर देखें, आग्नेय चट्टाने सभी लोग जानते ही होंगे, मैंने पढ़ाया भी है, बहुत बार बताया था, क्लासों में भी बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे इनका गठन एवं गुण की बात करें, प्रॉपर्टीज, तो ग्रेनाइट में मुख्य खनिज घटक क्वार्टाइज होता है, फेल्सपर और अभ्रक है। ठीक है, इसमें सिसिका की मात्रा 60 से 80% तक होती है और ग्रेनाइट पत्थर की कठोरता सिलिका की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, जो ग्रेनाइट होता है उसका जो हार्डनेस है, कठोरता है, वो किस पर डिपेंड करेगा, सिलिका पर डिपेंड करेगा। यह पत्थर सजावटी तथा नक्काशी कार्यों के लिए उपयुक्त है। आप लोग देखते हो कि जो आपका ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट नक्काशी कार्यों के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, यह एक भारी, टिकाऊ और मजबूत पत्थर है। ठीक है, इसका विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 2.6 से 2.7 है। इसकी गढ़ाई कठिन होती है, तो इसमें कटिंग करना, गढ़ाई करना काफी कठिन होता है, फिर भी हम लोग यूज करते हैं जहां पर जरूरत समझ में आता है। ठीक है, इनका उपयोग की बात करें, यह एक टिकाऊ इमारती पत्थर है। भवनों तथा अन्य महत्व इंजीनियरिंग निर्माण कार्यों जैसे बांध, पुल, प्रस्तंभ, अन्य अंत्याधार, प्रकाश स्तंभों आदि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ग्रेनाइट पत्थर की गिट्टी, रेल मार्ग तथा सड़क निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ना, ग्रेनाइट पत्थर गिट्टी का उपयोग जो है हम लोग सड़क निर्माण वगैरह के लिए बहुत कम करते हैं। ठीक है, रहता है, मिक्स होके आता है उसमें, ऐसी बात नहीं है। क्लियर? और यहाँ पर जो हम लोग ये बांध करें, बांध सभी लोग जान रहे होंगे, इंग्लिश में इसको डैम बोलते हैं, पुल ब्रिज जिसको बोलते हैं, और प्रस्तंभ क्या है, होता है आपका पायर्स होता है इंग्लिश में। ठीक है, अंत्याधार क्या होता है आपका, एबटमेंट होता है। ठीक है, एबटमेंट होता है। तो सबका मैं इंग्लिश नाम इसलिए बता दे रहा हूँ, काफी लोग इसमें इंग्लिश वाले ही हैं फर्स्ट ईयर में। बेसाल्ट एंड ट्रैप की बात करें, ठीक है, बेसाल्ट एंड ट्रैप, अगर जो लोग बेसाल्ट ना देखे हो ना, वो हम बता दें आपको, जो ट्रेन की पटरियां होती है ना, ट्रेन की जो ट्रैक होंगे, उन ट्रैक के बीच में जो गिट्टी डाली जाती है, छोटे छोटे छोटे, वो सब क्या होते हैं, बेसाल्ट होते हैं। ठीक है,
वर्ग देखिए हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि जो ट्रैक होती है, ट्रैक में कौन सी गिट्टी डाली जाती है, तो हमेशा क्या बताना, बेसाल्ट बताना। ठीक है, ये आग्नेय सिलिका में चट्टानों से प्राप्त की जाते हैं। ये चट्टानें अस्तरित होती हैं। ठीक है, गठन अगर गुण की बात करें, ठीक है, गठन और गुण की बात करें, यह पत्थर काफी सुसंगत एवं टिकाऊ होते हैं और ये पत्थर ग्रेनाइट से भी भारी होते हैं, तो ग्रेनाइट से भी ये वजन होते हैं। ठीक है, सामर्थ्य इनकी जो होती है, पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य वो 1530 से 1890 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो भैया जितने लोग अगर नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स से रिवीजन करेंगे, जो लोग नोट्स नहीं बनाए हैं वही लोग इसको देखेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर देखना हो तो देख सकते, कोई इशू नहीं है, बट अगर आप नोट्स बनाए हो तो पहला प्रेफरेंस आप नोट्स पर दीजिए। ठीक है, उपयोग की बात करें, इन पत्थरों का प्रयोग भवनों तथा अन्य कार्यों की नींव अधिरचना में किया जाता है। इस पत्थर की गिट्टी भी उत्तम प्रकार की होती है। ठीक है, क्लियर, इस पर कार्य करना कठिन होता है। संगमरमर की बात करते हैं, दूसरा हमारा यहाँ संगमरमर, जिसको इंग्लिश में मार्बल बोलते हैं। ठीक है, संगमरमर को इंग्लिश में मार्बल बोलते हैं, तो वही देखते हैं। संगमरमर एक कीमती पत्थर है। ठीक है, संगमरमर एक कीमती पत्थर है, सब लोग जानते हैं। इसका उपयोग अधिकतम सुंदर कलात्मक कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, उच्च श्रेणी के भवनों में कलात्मक फर्शों, जीनों, जो सीढ़ियां होती हैं, जीनों को क्या होते हैं, स्टेयर, सीढ़ियां, डेडों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। संगमरमर का दाना टेरेजो फर्श बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, तो जो संगमरमर का दाना होता है, छोटे छोटे टुकड़े, जब आप लोग सेकंड ईयर में जाओगे तो वहां पर टेरेजो फर्श वगैरह पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर चूना पत्थर। चूना पत्थर की जब बात होगी तो इसको देखते हैं। तो चूना पत्थर का उपयोग सामान्यतः भवन कार्यों में होता है। इस पत्थर की पट्टियां फर्शों, खड़ंजा तथा छत के लिए इस्तेमाल की जाती है। चूना पत्थर विशेष तौर पर चूना सीमेंट उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा लाइम स्टोन होता है ना, ये सब सड़कों वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, फर्श वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आगे और छतों पे जो पट्टियां वगैरह डालते हैं ना, वो सब लाइम स्टोन ही होता है। ठीक है, मिक्सअप रहता है, लाइम स्टोन ही रहता है। क्लियर। बलुआ पत्थर की बात करते हैं, ये लोग सभी लोग देखे होंगे, ऐतिहासिक जो भवन वगैरह होते हैं, जो मंदिरें वगैरह पे डिजाइन बनी होती है। ठीक है, अलग अलग जगहों पर जैसे लगाते हैं, पत्थरों में, घरों में भी लगाते हैं लोग, वो सब बलुआ पत्थर होंगे। ठीक है, इस पत्थर का कार्य करना सरल पड़ता है, इसमें डिजाइन कटिंग करना बहुत आसान होता है, नक्काशी करना बहुत आसान होता है। ठीक है, यह पत्थर भवन निर्माण के सामान्य कार्यों के लिए उपयुक्त है। ऐतिहासिक भवनों, दुर्गा, मीनारों आदि के लिए विशेष तौर पर अपनाया जाता है। ठीक है, बलुआ पत्थर फर्शों, स्तंभों, लिंटल के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसा जरूरत है वैसा हम लोग यहाँ इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। ठीक है, बहुत छोटा दिख रहा है क्या, थोड़ा सा और इंक्रीज कर ले जूम करके। ठीक है, अब सही है, क्लियर। चलिए, अच्छे इमारती पत्थर की विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये सबसे टॉप क्वेश्चन हम कहेंगे तो ये है टॉप क्वेश्चन, मतलब कि अभी तक का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, विशेषताओं के बारे में बताना है। ठीक है, अच्छी इमारती पत्थर, देखिए जो अच्छी इमारती की बात जब भी करेगा ना, तो वही जो मैंने ऊपर बताया, संगमरमर, बेसाल्ट, ठीक है, ये सब बारे में आपको लिखना है। ठीक है, लाइमस्टोन, ये सारा आपको लिख डालना है। ठीक है, तो पत्थर जो निर्माण कार्यों में प्रयोग होता है उसे इमारती पत्थर कहते हैं। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन डिवीजन में हम लोग यूज करते हैं। भवन निर्माण के लिए पत्थरों को चयन में इनकी संरचना, गठन, सामर्थ्य, जो स्ट्रेंथ होती है, कठोरता, हार्डनेस, टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी, संदृढ़ता, रंग आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, संदृढ़ता मतलब ये होता है पोरोसिटी, जो उसमें छिद्र होता है ना, जो हम लोग को तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक छिद्र टाइप का रहेगा। ठीक है, जिसमें पोर्स बने होंगे छोटे छोटे। ठीक है, अगर ज्यादा पोर्स है, ज्यादा संरचना है उसकी, तो वो यूज करने लायक नहीं है, इसका मतलब उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। स्वरूप की बात करते हैं, इसका स्वरूप कैसा दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो पत्थर का रूप, देखिए इसकी हम लोग को क्या कह रहा है, विशेषता पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक। तो हम अब लोग इसमें क्या करेंगे, स्वरूप इसका देखेंगे, स्वरूप पत्थर का कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो पत्थर का रूप आकर्षक होना चाहिए, जो कि आपको देखने में अच्छा लगे। ठीक है, हल्के रंग वाले पत्थर अच्छी सुंदरता प्रदान करते हैं। तो देखिए, जब भी पत्थर जो हमारे होंगे ना,
वो जो हल्के वाले रंग के होंगे वो ज्यादा अच्छा दिखते हैं देखने में। ठीक है, ये टिकाऊ होते हैं। तो और ग्रेनाइट, संगमरमर, स्लेट, ठीक है, उसके बाद चूना पत्थर, ठीक है, अच्छे माने जाते हैं। क्लियर। तो हमारे जो ग्रेनाइट है, संगमरमर है, स्लेट है और चूना पत्थर है, ये सब क्या होते हैं, अच्छे क्वालिटी के पत्थर माने जाएंगे। संरचना की बात करें, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होना चाहिए, पत्थर परतदार, परतहीन हो सकते हैं। संरचना रवेदार, समान एवं कड़दार होना चाहिए। ठीक है, तो इनका जो परत है ना वो परतहीन होना चाहिए, एक दूसरे पर ऐसे परत नहीं जमे होने चाहिए। ठीक है, और देखिए परत जमने से क्या होता है ना, ऐसे यहां से ये क्या करते हैं, क्रैक डेवलप हो सकते हैं। इसलिए संरचना रवेदार, समांग एक रूप से होना चाहिए, कणदार होने चाहिए। ठीक है, सामर्थ्य की बात अगर करते हैं, स्ट्रेंथ की बात जब भी करेंगे हम लोग, ठीक है, इनकी सामर्थ्य अधिक होनी चाहिए। स्ट्रेंथ क्या होगी, इनकी अधिक होनी चाहिए जो भी हम पत्थर यूज करेंगे। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की सामर्थ्य अवसादी से अधिक होती है। ठीक है, तो याद हमेशा रखना, जो आग्नेय और कायांतरित चट्टाने हैं इनकी सामर्थ्य अवसादी से अधिक रहेगी। अवसादी चट्टानों की जो हमारे स्ट्रेंथ होगी वो कम होती है किनकी अपेक्षा, आग्नेय और कायांतरित के। क्लियर। एक अच्छे भवन पत्थर की सामर्थ्य अगर देखें, अगर आपको ये जानना है कि एक अच्छे पत्थर की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तो मान के चलिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर। भारीपन की बात करते हैं हम लोग, भारीपन, तो पत्थर का इकाई भार जितना अधिक होगा वह पत्थर उतना ही सामर्थ्यवान होगा। देखिए अगर पत्थर थोड़ा सा अगर हमारा देखें तो वजनी अगर है तब समझिए ठोस पत्थर है। क्लियर। अगर हल्का है तो जाहिर सी बात है कि आप ऐसे अंदाज लगा सकते हो कि बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होगा। ठीक, स्ट्रेंथ इसकी कम होगी। कठोरता की बात अगर करते हैं, हार्डनेस की बात करते हैं, ठीक है, कितना हार्डनेस उसके अंदर है, कठोर कितना है, इनकी कठोरता अधिक होनी चाहिए। तो कठोर अधिक होना चाहिए, चाकू से निशान बनने से सतह पर निशान नहीं पड़ने चाहिए। अब आप ही सोचिए गांव वगैरह में जो सिलबट्टे होते हैं कितना कठोर होते हैं, आपस में घिसे हमारे मसाले पिस जाते हैं लेकिन वो घिसता नहीं ज्यादा, घिसता बहुत हल्का घिसता है। ठीक है, तो कठोरता अच्छी अगर रहेगी तभी वो जाके सही से जो है उस पर कोई वर्क कर सकते हैं। कि ठीक है, टेस्ट करने के लिए तो आप चाकू से निशान खींचेंगे तो अगर निशान नहीं बन रहा है तो मान लीजिए सही है। ठीक है, सुकारता की यदि बात करते हैं, सुकारता की बात करेंगे यहाँ पर, तो पत्थरों की सुकार होना चाहिए, अर्थात पत्थर ऐसे होने चाहिए कि आसानी से कार्य किया जा सके। देखिए हम सुकारता की यही बात करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी मटेरियल है, उसके अंदर कार्य करने की एक एबिलिटी हो। ठीक है, ताकि हम उस पर कार्य कर सकें, उससे कार्य कर सकें। ठीक है, जैसे हमारा कोई मान लीजिए जो लाइम स्टोन होगा, सॉरी जो हमारा बलुआ पत्थर होगा, सैंड स्टोन होगा, ठीक है, उसपे हम लोग अच्छे से वर्क कर सकते हैं, अच्छे से डिजाइनिंग वर्क कर सकते हैं। बट क्या हम ग्रेनाइट पे अच्छे से कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि वो हार्ड होता है। तो वो कैसा होना चाहिए, वर्केबल, मतलब सुकारता या वर्केबल जो है वर्केबल होना चाहिए। ठीक है, टिकाऊपन की बात करें, ड्यूरेबिलिटी की बात करें, तो पत्थर टिकाऊ होने चाहिए, अर्थात आयु पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, इन पर वातावरण अम्लों का प्रभाव कम पड़ना चाहिए, तो ऐसे पत्थर आपके होने चाहिए। ये आपका पूरा का पूरा क्या है, विशेषता लिखनी है। ठीक है, सभी पॉइंट्स को डालकर आगे हम लोग बात करते हैं पत्थर की गढ़ाई का क्या तात्पर्य है। देखिए जहां पर पत्थर की गढ़ाई की बात आएगी तुरंत समझ जाओ, गढ़ाई मतलब क्या होता है, गढ़ना मतलब नक्काशी, जो उसमें हम लोग कटिंग करते हैं उसको जैसा हम लोग उचित उसको माप देना है वैसा हम लोग माप उस पे देते हैं। ठीक है, तो गढ़ाई करके ही देते हैं, ऐसा गढ़ाई करके ही पॉसिबल है। इनमें विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें, तो इसमें जो विभिन्न प्रकार है उसको बारे में बताना है। ठीक है, तो जिस समय पत्थर खदान से निकाले जाते हैं वह टेढ़े मेढ़े अनियमित बेडोल होते हैं। ये सबको पता है कि वो एक सही रूप नहीं होता, जैसा हमको उपयोग करना है वैसा वो नहीं रहता है जब खदान से निकाला जाता है। ठीक है, उनके आकार व माप भी भिन्न भिन्न होते हैं, तो जो उनके आकार है वो माप वो सब भिन्न भिन्न रहते हैं, हम लोग को आवश्यकता के अनुसार नहीं रहते हैं। तो इस स्थिति में उनको चिनाई में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। तो हम लोग उनको क्या करेंगे कि पत्थर के बेहतरीन उबड़ खाबड़ और अनावश्यक हिस्सों को झाड़ व काट छांट कर अलग कर दिया जाता है। तो हम लोग किसी औजार की सहायता से क्या करेंगे, उसको कटिंग करके अलग कर देंगे, और जिस माप का हमको चाहिए, जिस आकार का चाहिए, हम उस आकार का बनाकर यूज करेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग अलग करते हैं, काट छांट कर अलग करते हैं, उसी को पत्थर की गढ़ाई कहते हैं। ठीक है, पत्थर की गढ़ाई किसको कहते हैं, जो अनावश्यक हिस्सों को, हमको जितनी जरूरत है उतना हमने ले लिया, बाकी अनावश्यक हिस्सों कट करके निकाल दिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस हम कर रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, गढ़ाई बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टोन ऑफ ड्रेसिंग, स्टोन ऑफ ड्रेसिंग या ड्रेसिंग ऑफ स्टोन।
ठीक है, क्लियर। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहिए, ठीक है, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहिए, क्लियर। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। अब बात करते हैं इसमें, देखिए जो पत्थर की गढ़ाई के हमारे दो चरण है, ठीक है, ये दो चरणों में पूर्ण की जाती है जब पत्थर की ड्रेसिंग करेंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, खदानी गढ़ाई। खदानी गढ़ाई का मतलब ये है कि जहां खदान, जहां से पत्थर निकलता है, उसी समय जब हम लोग उसकी कटिंग वगैरह थोड़ा बहुत कर देंगे, उसी को बोलते हैं खदानी गढ़ाई। स्थल गढ़ाई का मतलब क्या है, स्थल जो यहाँ पे देखिए, दूसरा क्या होगा, स्थल गढ़ाई। पहले यहाँ पर देख ले, फिर पूरा का पूरा थ्योरी बताएंगे, ठीक है। स्थल गढ़ाई का मतलब क्या है कि जब हम लोग उसको लाद कर लेकर आते हैं जहां पर उपयोग कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, ठीक है। अब राम मंदिर के लिए पत्थर कहीं से आना है, तो जब वो खदानों से क्या करेगा, पत्थर निकलेगा और उसी समय उसकी गढ़ाई करेंगे। देखिए जैसे हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, तो पत्थर के भाटों की मोटी मोटी गढ़ाई खदान पर ही कर ली जाती है। मोटा मोटी आप जो कहते हैं लोग, हल्का फुल्का कर लीजिए यहीं पर गढ़ाई, उसी को। इस समय पत्थर में रस होने के कारण यह नर्म होता है। रस मतलब कुछ तो नमी रहती है जब पत्थर जहां से निकलता है खदान से, ठीक है, और गढ़ाई कार्य सरल पड़ता है, तो वहीं पर हम लोग कटिंग कर लेंगे। पत्थर के अनावश्यक टेढ़े मेढ़े कोनों को भारी हथौड़ों से झाड़ दिया जाता है, इससे पत्थर स्थिर हो जाता है और इसे वहन का व्यय घट जाता है। वाहन का मतलब यहाँ पर है परिवहन, ठीक है, कहीं ले जाना है, ले आना है, मान लीजिए अयोध्या ले जाना है तो इजिली ले जा सकते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हम लोग क्या कर देखेंगे इस पर, स्थल की गढ़ाई। अब ये खदानी गढ़ाई क्या था, जब खदान से कटिंग करके निकाला गया, उसी समय हमें जो आवश्यकता समझ में हमने उसको हथौड़े से छांट दिया, तो हमारा खदानी गढ़ाई होगा। दूसरा स्थल गढ़ाई, निर्माण स्थल पर पत्थर की पुनः गढ़ाई की जाती है। चिनाई की श्रेणी का स्तर पत्थर की महीन या उत्तम गढ़ाई पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे पत्थर की गढ़ाई होती है, उसका रूप, आकार, गुण, उपयोगिता निखरती जाएगी, ठीक है। तो जैसा हमको, मान लीजिए वहां से खदान से आया अयोध्या, जहां पर मंदिर बनना है, राम मंदिर, तो वहां पर पत्थर को डंप किया गया, रखा गया, ठीक है। अब वहां पर जैसा उपयोग करना है उसकी अकॉर्डिंग उसकी गढ़ाई होगी, ठीक है, उसकी गढ़ाई की जाएगी। और जो गढ़ाई वहां पर की जाएगी स्थल पर, उसी को हम लोग स्थल गढ़ाई कहते हैं। पत्थर की गढ़ाई के कुछ प्रकार निम्न है। हथौड़े की गढ़ाई, हथौड़े से गढ़ाई की जाती है। दूसरा छेनी की गढ़ाई, छीजल सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, छीजल छेनी किसको बोलते हैं। रेती या फाइल टूल्स, तो रेती सभी लोग जानते होंगे, जो रेती घिसा जाता है कोई भी देखे तो वस्तु, ठीक है। और घिसाई एंड पॉलिशिंग, तो घिसाई और पॉलिशिंग करके भी हम लोग जो है गढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्रकार से गढ़ाई है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किन्हीं 2 भागों को उत्तर दीजिए। तो ध्यान से देखिए, जो पत्थर वाले टाइम लग रहा है, थोड़ा सा समझ जाएंगे ना तो आप अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। ईंट निर्माण हेतु प्रकार की मृदा सर्वाधिक उपयोग होगी, ठीक है। किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है या होगी, बताइए इसको, ठीक है। तो ईंट निर्माण के लिए कौन कौन सी मिट्टी हमको ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ईंटों के उत्पादन के लिए मृतिका, मृतिका मतलब क्ले, ठीक है। मृतिका यहाँ हिंदी जो दे रखा है इसको क्ले बोलते हैं, क्ले मिट्टी, जो आप लोग मिट्टी देखते हो, एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ठीक है। क्या होता है कच्चा माल, देखिए जब कोई हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट के बनाने के पहले जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कच्चा माल। क्या बोलेंगे, कच्चा माल, क्लियर। या फिर इंग्लिश में बोलते हैं रा मटेरियल, रा मटेरियल, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पर रा मटेरियल हम लोग यूज करेंगे ना, जिसे कुछ मिश्रण के साथ सुघट अवस्था में गूंथ कर, ठीक है, कुछ मिश्रण जैसे कुछ पानी इसमें ऐड कर दिए, इसको क्या करेंगे, गूंथ कर और सांचे में ढालकर ईंटें बनाई जाती हैं, ठीक है। सूखने पर इसे भट्ठे में पका देते हैं और पकने पर इसमें रासायनिक बदलाव के कारण कठोरता व सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब ईंट निर्माण के लिए उपयुक्त मृदा कौन कौन से होने चाहिए, इस भी बात कर लेते हैं। तो ईंट निर्माण के लिए मृदा ऐसी होनी चाहिए जो पानी मिलाकर आसानी से गूंथी जा सके, ठीक है। तो ऐसा मृदा लेना है कि ताकि उसको हम लोग पानी मिलाकर अच्छे से क्या करें, उसकी गुथाई कर सके, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं, सांचे में ढाली जा सके और सूखने तथा पकाने पर दरारें न आए, ठीक है। यहाँ दरारें खाए न होगा, दरारें आए, ठीक है, दरारें न आए होगा।
क्लियर, सुधार लीजिएगा, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ठीक है। और यहां पर देखें 2017, ठीक है, ये यहाँ पर कोड है, ठीक है, ये 2117 जो लिखा हुआ है यहाँ कुछ कोड है, ठीक है, ये गलत है, ये कोई कोड है, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्लियर। ये कोड जो है नहीं भी लिखेंगे कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये 2117 सान नहीं होगा, सन होना चाहिए, ठीक है, या फिर लिख सकते हो 2117 कोड नहीं, 2117 ही शायद है, ठीक है ना, 2117 कोड लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 2117 कोड के अनुसार ईंट निर्माण के लिए ऐसी मृदा जिसमें निम्नलिखित घटक विद्यमान है अधिक उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। अब कौन कौन सी हमारी सॉइल होंगी देखते हैं, ठीक है। तो कौन, सॉरी, सॉइल में कौन कौन से घटक विद्यमान होने चाहिए उसकी बात करते हैं। घटक मतलब जो इसमें हमारे इंग्रेडिएंट है कौन कौन से देखेंगे। तो बालू या सिलिका 30 से 50% होना चाहिए हमारे सॉइल में। सिलिका केवल अगर बात करें तो 20 से 35% होना चाहिए। मृतिका या एल्यूमिना जिसको बोलते हैं वो 20 से 30%। चूना भी मिला रहना चाहिए 2.5%। लौ ऑक्साइड मतलब 3 से 5%। लौ ऑक्साइड का जो हमारा मेन काम क्या होता है, आयरन ऑक्साइड इसको इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है, ये क्या करता है, रेड कलर देता है, रेडिश कलर, ठीक है। जो ब्रिक हमारा क्या होता है, ईटा लाल लाल हो जाता है ना पकने के बाद, वो लौ ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि 1% होना चाहिए। मोटे तौर पर उपरोक्त घटकों की मात्रा भी निम्न ली जाती है, ठीक है। तो सिलिका की बात करें 3/5 ले सकते हैं, एल्यूमिना की बात करें 1/5, तो इस तरह से भी ले सकते हैं, या चूना की बात करें 1/5। तो या तो परसेंटेज के हिसाब से यहां पर ले लो, या तो फिर इस तरह से भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जितना टोटल रहेगा उसका 3/5, क्लियर, 1/5 ऐसा होना चाहिए कंटेंट, ठीक है। अगर जो देखिए जैसे लाइम नहीं रहता है, कुछ लोग क्या करते हैं सॉइल में लाइम मिला देते हैं, आयरन ऑक्साइड नहीं तो वो भी मिला देते हैं, तो ऐसा मिलाकर उसको बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो जो सॉइल यूज करते हैं उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे ईंट की गुणवत्ता हेतु किए जाने वाला परीक्षण। तो ईंट में हम लोग कौन कौन से टेस्ट करेंगे इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा हम बात करें अगर, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा इसलिए कि क्वेश्चन पूछता है, और टेस्ट तो सभी के पते होने चाहिए, आपको सभी के बारे में टेस्ट पता होना चाहिए अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, ठीक है। ईंट का चयन करते समय इनका आकार, माप, रंग, फल के समांगता, कठोर, अग्निरोधकता, अवशोषण दोष, उत्फूलन दोष तथा सामर्थ्य की भली भांति जांच कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये बात कर रहा है, देखिए एक एक पॉइंट को हम यहाँ हिंदी में लिखा है, नहीं समझ में आ रहा, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए समांगता का मतलब है कि एक समान रूप से वो दिखना चाहिए, ठीक है। कठोरता का मतलब है हार्डनेस, कि उस पर हम लोग खरोच मारे तो खरोच नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अग्निरोधकता का मतलब क्या है कि जब आग वगैरह लग जाए तो वो आग को सह सके, ठीक है। अवशोषण, अवशोषण दोष की बात करें तो पानी को कम सोखना चाहिए, ठीक है। पानी को क्या करना चाहिए, पानी को कम सोखना चाहिए, ऐसा ब्रिक होना चाहिए, ठीक है। उत्फुल्लन दोस्त, कहीं ऐसा तो नहीं पता चला कि वो जब पकने लगा उस समय क्या होगा, उसमें कुछ फूलने जैसा कुछ ऐसा बर्ताव होने लगेगा, ठीक है। ये सारे दोस्त उसमें नहीं होने चाहिए। सामर्थ्य ये भी अच्छी होनी चाहिए। इन सबको हम लोग क्या करेंगे, जांच कर लेंगे, ठीक है। ईंटों के भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो मतलब जो हमारा BIS है, ठीक है, सुझाए गए परीक्षणों को वर्णन निम्नलिखित है, ठीक है। तो पहला परीक्षण जो है हमारा परिमाप परीक्षण, दूसरा है संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण, तीसरा है जल अवशोषण परीक्षण, चौथा है उत्फुल्लन परीक्षण, और पांचवा है ध्वनि परीक्षण, ठीक है। तो टोटल 5 टेस्ट हैं। परिमाप परीक्षण जिसमें हम लोग उसका जो साइज है उसके बारे में देखेंगे। संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण, इसमें स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। उत्फुल्लन परीक्षण और ध्वनि परीक्षण, चलिए एक एक को देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। जल अवशोषण परीक्षण, क्लियर। तो हम लोग जल अवशोषण परीक्षण देख लेते हैं, क्लियर। परिमाप का नहीं दिया है क्या, एक मिनट रुक जाए जरा, ठीक है। चलिए जो पहले है उसको करते चलते, बाकी हाँ दिया हुआ है, अभी हम एक एक को और भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो जल अवशोषण परीक्षण की पहले बात कर लेते हैं। जल अवशोषण का मतलब यह है कि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, एब्जॉर्प्शन
टेस्ट, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। यह परीक्षण ईंट की संरचना मतलब पोरोसिटी, ठीक है, पोरोसिटी अर्थात पानी सोखने के दोष की जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। पानी सोखने का जो दोष है ना, ज्यादा ना सोख ले, कहीं ऐसा जिसके अंदर दोष तो नहीं कि पानी ज्यादा सोख लेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ब्रिक अच्छा नहीं है, ठीक है। पोरोसिटी का मतलब क्या है, संरचना जो उसमें पोरस होगा ना, पोरस होने की वजह से पानी ज्यादा सोखेगा, तो ऐसा ब्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए टेस्ट करेंगे। अच्छी ईंट को 24 घंटे तक पानी में डुबोए रखना, इसी अपने भार में 20% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए, ठीक है। इस परीक्षण की दो तारीफें से किया जाता है। देखिए, दो तारीफें नहीं होगा, यहाँ पर दो तरीके होगा, ठीक है, दो तरीके होगा। दो तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसका टेस्ट करते हैं। तो देखते हैं, पहला यहाँ पर है, ठीक है, 24 घंटे पानी में रखकर, ठीक है, तो यही टेस्ट इसमें देख लेंगे एक तरीका। तो सर्वप्रथम ईंटों को चट्टे से 5 ईंट हम लोग ले लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 5 ईंट ले लेंगे। इन्हें हम 110 से 115 डिग्री टेम्परेचर पर क्या करेंगे, गर्म ओवन में रखेंगे, ठीक है, गर्म ओवन में रखेंगे। इन्हें ओवन में तब तक रखते हैं जब तक कि इनका भार स्थिर ना हो जाए, ठीक है। देखिए, इसमें यही खास बात ये होती है कि जब 5 ईंट आप लोग ले लेंगे ना, मान लीजिए उस ईंट का जो वजन होगा 500 ग्राम आ गया, ठीक है, माने हैं हम, देखिए ऐसा कोई नहीं, ज्यादा होगा हमें पता है, लेकिन हम अब मान कर चल रहे हैं कि 500 ग्राम होगा जब 5 ईंट हमने सूखा लिया था, ठीक है। हम ले गए 100, उसको ओवन में क्या किए, रख दिए। ओवन मतलब सभी लोग समझ रहे हैं, जो वाटर हमारा एब्जॉर्ब करता है, सॉरी, जो हमारा क्या करता है, गर्म करता है, गर्म करके मॉइस्चर को उड़ा देता है, ठीक है, खत्म कर देता है, वो ओवन होता है आपका। जैसे फ्रिज होता है उसी टाइप का होता है। इन्हें ओवन में तब तक हम लोग रखते हैं जब तक कि इनका भार स्थिर न हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर इन्हें हम लोग निकालेंगे और तौलेंगे, ठीक है, ठंडा कर कर, वो हमारा भार W1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने 5 ईंट लिया था, उसको सुखाने के बाद भार हमारा जो W1 आया, मान लेते हैं 500 ग्राम हो गया। क्या हो गया, W1 500 ग्राम हो गया, ठीक है, यही समझ लो, क्योंकि ये आएगा जम इस तरह से। अब इन ईंटों को 24 घंटे के लिए हम लोग क्या करते हैं, 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले पानी में रख देंगे, ठीक है। 24 घंटे तक पानी में रख दिया। 24 घंटे बाद पानी से हम लोग निकालेंगे, पानी को पोंछेंगे, 3 मिनट के अंदर तौल कर इनका भार नोट कर लेंगे। 3 मिनट के अंदर इसलिए ताकि जो पानी उस पर लगा हुआ सोखा हुआ, क्या पता वो मॉइस्चर के फॉर्म में उड़ने लगे ऊपर, ठीक, वाइपर होने लगे उसमें, ठीक है, इसलिए पहले तौल लेंगे। जो हम लोग भार तौलेंगे ना, भीगने के बाद 24 घंटे बाद, वो भार होगा W2। तो मान लेते हैं कि W2 हमारा कितना हो गया, 700 ग्राम हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि 700 माइनस 500 इस फार्मूले में रख देंगे, 700 और माइनस 500, ठीक है, अपान 500 इंटू 100। अब आप इसको क्या करिए, कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो मॉइस्चर परसेंटेज है ना, वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। जो मॉइस्चर परसेंटेज है वो निकल कर आ जाएगा 700 माइनस 500 डिवाइड बाई, ठीक है, और 500। जो आपका मॉइस्चर निकल के आ गया वो यहाँ पर 40% निकल के आ गया। कितना आ गया, 40%। इसका मतलब यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है, 40% है, जो मैंने यहाँ पर मानकर किया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 20% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना हमेशा कि इसको 20% पानी अधिक सोखना नहीं चाहिए, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, कुछ इसमें हम थोड़ा सा एक पॉइंट बात कर लेते हैं, थोड़ा सा, बस 1 मिनट टाइम लेंगे आपका, बहुत जरूरी है, आगे कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जो वाटर एब्जॉर्प्शन ये 20% कह रहा है ना, ये 20% फर्स्ट क्लास के लिए होता है, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है, ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए ये हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, इज नॉट ग्रेटर देन 20%, ठीक है। सेकेंड क्लास की ब्रिक की बात करेंगे, यदि सेकेंड क्लास ब्रिक की बात करेंगे तो इज नॉट ग्रेटर देन 22%, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अगर थर्ड क्लास जिसको जो हमारा देखेंगे, ठीक है, थर्ड क्लास जो सबसे बेकार ब्रिक होता है आपका, वेरी पुअर, ये 25% है, इससे तो अधिक होना ही नहीं चाहिए हर हाल में, ठीक है। अच्छी, अगर हम लोग कहीं भी क्वेश्चंस ऐसे आएगा ना, फर्स्ट क्लास कभी कभी आ जाता है, तो 20% आप टिक मार्क कर दो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। इस परीक्षण को संपीड़न जांच मशीन की सहायता से किया जाता है।
ईंट की सामर्थ्य जितनी अधिक होगी उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, इंजीनियरिंग गुण क्या होगा, उतने ही उच्च कोटि के होंगे। ठीक है, क्लियर। तो देखिए जो हमारा स्ट्रेंथ है ना, ये संपीड़न जांच मशीन होती है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। ठीक है, टेस्टिंग मशीन, इससे हम लोग करते हैं। क्लियर। चलिए अभी टाइम नहीं है, नहीं तो आपको हर एक चीज पूरा बता देता डिटेल्स में। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं ईंट में हानिकारक तत्व। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ, संपीड़न सामर्थ्य हो गया ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसकी प्रयोग विधि। अच्छा, यहाँ पर है प्रयोग विधि। ठीक है, चलिए तो हाँ है, ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं। क्लियर, जब है तो देख ही लेते हैं, एटलीस्ट दो तो हो ही जाएगा। ठीक है, एक हमने देख लिया वाटर एब्जॉर्प्शन, एक स्ट्रेंथ वाला टेस्ट। ठीक है, एक स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, चलिए इस परीक्षण के लिए हम लोग 5 ईंट इसमें भी फिर लेंगे। 24 घंटे के लिए कमरे के तापमान पर पानी में डाल देंगे, पानी से निकालकर सतही जल को सुखा लेंगे। ठीक है, और इनके दिल्लों में, दिल्ला सभी लोग जानते होंगे, ये हमारा ब्रिक होता है, इसमें जो ऐसे बने होंगे इसको दिल्ला बोलते हैं। ठीक है, दिल्ला बोलते हैं, या फिर दिल्हा भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉग इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, फ्रॉग। ठीक है, तो इनके दिल्लों में 1:3 का अनुपात का हम लोग सीमेंट मसाला, बालू मसाला भर कर समतल कर देते हैं। जब मसाला जम जाता है तो इसे उठाकर 72 घंटे के लिए पानी में डाल देते हैं। इसके बाद ईंट को परीक्षण करते हैं। अब बारिश बारिश से एक एक ईंट को हम लोग क्या करेंगे, जांच मशीन जो होती है उसके बीच में रखेंगे। देखिए जांच मशीन जो होगी ना, कुछ इस टाइप का रहता है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म टाइप इसमें बना रहेगा, और यहाँ पर ब्रिक रखेंगे, ऊपर से ये जैक सिस्टम में एक लगा रहेगा। ठीक है, इसको प्रेस करेगा। ठीक है, ये हैंडल रहेगा, इसको प्रेस करेंगे, यहाँ ब्रिक रखा रहेगा। ठीक है, और क्रैक बताएगा। जो इस पर लोड हम लोग देंगे 140 किलोग्राम पर मिनट के देते हैं। इस पर बल लगाकर उसे टूटने का इंतजार करते हैं। तब तक बल लगाएंगे 140 किलोग्राम पर मिनट का, जब तक कि वो क्रैक न करे। जैसे क्रैक करना स्टार्ट हो गया, उसी को रोक कर हम लोग उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। ठीक है, उस बल के ईंट के आधार पर क्षेत्रफल से भाग देते हैं। इस तरह की ईंट संपीड़न सामर्थ्य पता चल जाती है, और इसे हम लोग 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ये सब भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं ब्रिक का, वो 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। और यहां पर मैंने ऊपर भी बताया है कितना होना चाहिए, अगर अच्छी क्वालिटी का ब्रिक है। यहां ऊपर बताया था ना अभी जस्ट। ठीक है, ठीक ठीक, चलिए, नहीं बताया था ना। चलिए यहां पर देख लेते हैं, तो ये 35 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप स्ट्रेंथ तो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है, लेकिन याद रखना 35। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस दो ही मेथड हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो दो मेथड में कोई एक डिस्क्राइब करना होगा, बस ये लिखना होगा कि विधि का नाम क्या है, परीक्षण टेस्ट का नाम क्या है, किसी एक विधि का वर्णन करें। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ईंट निर्माण हेतु विभिन्न चरणों का वर्णन करें। तो हम लोग जो ईंट निर्माण करते हैं उसके जो विभिन्न चरण है, स्टेप्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है बहुत। ईंट मृदा में हानिकारक तत्व, इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, ईंट निर्माण हेतु विभिन्न चरण। ठीक है, तो पहला यहाँ पर क्या देखेंगे, ईंट निर्माण हेतु विभिन्न चरण। स्थल चयन और मृदा की जांच के बाद ईंटों का वास्तविक उत्पादन शुरू होता है। ठीक है, ईंट उत्पादन की मुख्य क्रियाएं निम्नलिखित हैं। मिट्टी, अब कौन कौन से होंगे देखते हैं, एक एक स्टेप्स को ध्यान दें। मिट्टी को तैयार करना, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मिट्टी को तैयार करते हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा, ईंटों को ढालना। ठीक, पहले तो मिट्टी तैयार हो गई, फिर माउल्डिंग करते हैं। ठीक है, ढालना मतलब यहाँ पर क्या है, माउल्डिंग करना। ठीक है, माउल्डिंग करना। ईंटों को सुखाना, तो हम लोग ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने के बाद फिर ईंटों को पकाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम ईंटों को फिर पकाते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, स्थल चयन। क्लियर, देखिए अब इसका फ्लो डायग्राम भी बना दीजिए आप लोग, एकदम बना देंगे तो अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लो डायग्राम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फ्लो डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक फ्लो डायग्राम जो बना रहे हैं उसको स्टेप वाइज देखते चलें और बनाते चलें। सबसे पहले हम लोग स्थल का चुनाव करेंगे कि जहां पर ईंट हम लोग को बनाना है उस स्थल का चुनाव करेंगे, और जहां से हम लोग को मिट्टी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो हम लोग स्थल चुनाव कर लिए कि हाँ ये मिट्टी का हम लोग को ब्रिक बनाना है। मिट्टी फिर तैयार करेंगे,
ठीक है। तैयार जब मिट्टी करना है उसमें हमारे 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। मिट्टी तैयार करने में 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो हमारा होगा उसे खोदना कहते हैं। हम लोग फावड़े की सहायता से इसको खुदाई करेंगे। ऋतु प्रभावी क्रिया, दूसरा जो यहाँ पर बात हो रही है ऋतु प्रभावी क्रिया का मात ये है कि यहाँ पर ये देखेंगे कि मगर ठंडे मौसम में है, गर्म मौसम में कैसा है, ठीक है। उसको हम लोग अगर नहीं उसमें मॉइस्चर है तो मॉइस्चर वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, पानी वगैरह डालेंगे। उसके बाद उसको मिक्स करेंगे, सम्मिश्रण, ठीक है। सम्मिश्रण की बात करें तो यहाँ पर हम लोग उसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर क्या था कि हमने पानी मिलाया था, ठीक है, यहाँ पर हमने मिक्स किया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग चौथे स्टेप क्या करेंगे, गूंथना, ठीक है, गूंथना होता है, कैनलिंग, ठीक है, कैनलिंग, गूंथना। अब यहाँ पर उसके बाद जब गूंथ लिया जाता है तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ईंटों की ढलाई की जाती है। ढलाई मतलब माउल्डिंग, माउल्डिंग। तो 4 इस चरण में हो रहा है। पहला स्थल चयन जिसमें मिट्टी तैयार किया गया, ईंटों की ढलाई। ढलाई में हमारी 2 तरह से ढलाई होती है, एक होती है हस्त ढलाई और एक होती है मशीन ढलाई। तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि हस्त ढलाई और मशीन ढलाई में अंतर क्या है, ठीक है, या इसके लाभ क्या है, इसको भी बताना रहता है, क्वेश्चन आता है। चट्टानों में लगाना तथा सुखाना। तो चट्टानों में क्या किया जाता है, लगाया जाता है। चट्टानों का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि जो राख वाला, ऐसे ऐसे इनको क्या किया जाता है, ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है, एक ऊपर एक ऐसे रखा जाता है ताकि ये क्या करें, सूखे, ठीक है। देखेंगे आप लोग कच्चे ईंट ऐसे रखे रहते हैं, सूखते रहते हैं। उसके बाद सूखने वाले में पहला जो स्टेप होता है प्राकृतिक सुखाई एक तो होती है, बाहर रख दिए, नेचुरली सूख रहा है, धूप वगैरह लग रहा है, हवा लग रहा है। और एक होता है कृत्रिम सुखाई, ठीक है। अब जहां पर मशीन से ढलाई चलेगी वहां पर मशीन से ही क्या होगा, सुखाई भी होगी, ठीक है, हवा वगैरह ब्लोअर से दिया जाएगा। ईंटों को पकाना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में ईंटों को क्या करेंगे, पकाएंगे, ठीक है। अब जो ईंटों को आप पकाओगे इसमें भी हमारे 4 तरीके हैं। एक है पजावा। पजावा का मतलब क्या है ना, जो ऐसे लोग गांव वगैरह में भट्टियां वगैरह से लगाकर उसको पकाते थे ढककर, उसको पजावा बोलते हैं, ठीक है। इलाहाबादी भट्ठा, ये सभी लोग जानते हैं, भट्ठा जैसे आप लोग देखते हो गांव में, उसी तरह से ये बुलखाई भट्ठा, हाफ मैन भट्ठा, ठीक है। ये 4 स्टेप हैं पकाने के, ठीक है। देखिए ये जो 4 स्टेप दे रहे हैं किसका मतलब ये नहीं सब में चारों में होकर ईंट गुजरेगा, ऐसा नहीं है। कोई इन चारों में से कोई एक मेथड अपना लेना है, ठीक है, कोई एक मेथड आपको क्या करना है, अपनाकर ईंट को पकाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। ईंट में मृदा हानिकारक तत्व, ईंट में जो मृदा में हानिकारक तत्व कौन कौन से हैं उसके बारे में बताना है। देखिए जो हम लोग ईंट यूज करते हैं, कोई जरूरी नहीं ईंट क्या हो, एकदम साफ हो, ठीक है, ओ सॉरी ईंट नहीं, जो हम लोग ईंट बना रहे हैं उसमें जो मृदा है वो एकदम साफ हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ईंट मृदा में उपस्थित निम्नलिखित तत्व ईंट की कोटि को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, अतः ईंट की मिट्टी को इन हानिकारक तत्वों से मुक्त रखना चाहिए। तो कौन कौन से तत्व हैं देख लेंगे, चूना पत्थर अथवा ढेले, बजरी कंकड़ पत्थरी, घास फूस जड़े, अन्य वनस्पति पदार्थ, ठीक है। तो कोई हम लोग ढेले वगैरह जो होते हैं, ढेले क्या चीज है जानते हैं, छोटे छोटे जो मिट्टी के बने होंगे उसको बोलते हैं ढेले, ठीक है। तो अगर ढेले वगैरह है कंकड़ टाइप को, उसको निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। बजरी कंकड़ वगैरह उसको भी फेंक देना चाहिए, घास फूस से जड़े उसको भी निकाल कर फेंक देना चाहिए, वो सब हानिकारक तत्व हैं। इनके बारे में डिटेल्स थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो चूना पत्थर अथवा ढेले रहित ईंट मृदा में चूना उपयुक्त प्रतिशत में महीन पाउडर के रूप में तो स्वीकार है, परंतु जब यह पत्थर अथवा ढेले के रूप में होता है तो पकाने पर अनबुझे चूने में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए अगर उसमें ढेले के रूप में रहेगा और जैसे उसको पकाएंगे वो क्या करेगा, अनबुझा हो जाएगा, ठीक है, उसमें देखें तो फूलने लगेगा बाद में। ऐसी ईंट जब पानी के संपर्क में आती है तो फट जाती है, फूलने लगेंगी, ठीक है। दूसरी बात करें बजरी या कंकड़ पत्थर रहित, ठीक है, पथरी रहित ईंट मृदा में बजरी कंकड़ होने से इसको भली प्रकार से मिलाने ढलाई कठिनाई आती है। जब आप माउल्डिंग करती हो तो सही से माउल्डिंग फिनिशिंग नहीं आ पाती है। अगर उसमें कंकड़ होंगे तो उसको भी निकाल देना चाहिए। ये ईंट सामर्थ्य को कम कर देते हैं, ईंट को क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ को कम कर देगा। घास फूस जड़े इत्यादि की बात करें तो इन अशुद्धियों के कारण ईंटों की ढलाई में कठिनाई आती है। अगर उसमें घास फूस कुछ है, ठीक है, जिसमें ईंट की सामर्थ्य भी घट जाती है और ईंट की मिट्टी खोदने से पहले भूमि की घास फूस वाली परत को छीलकर अलग कर देना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपने यहाँ पर कहीं खुदाई करने जा रहे हैं तो पहले इसको छीलकर अच्छे से साफ कर लीजिए, उसके बाद मिट्टी खुदाई करिए और ऊपर का जो है कुछ लेयर हटा दीजिए मिट्टी का, ठीक है। चलिए
आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, सीमेंट निर्माण की विधि का संक्षेप में उल्लेख करें। ठीक है, सीमेंट निर्माण की कौन सी विधि है इसके बताना है। अब देखिए सीमेंट निर्माण की जो विधि की बात होगा जब भी, तो याद रखना हमेशा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, इंग्लिश में इसको यही कहेंगे। ठीक है, जब हम लोग निर्माण की बात करते हैं, इसमें हमारे दो विधि हैं, तो आपसे ये दोनों विधि को अलग अलग भी पूछ सकता है कि गीली विधि क्या है, सूखी विधि क्या है, और ऐसे भी पूछ सकता है जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ठीक है, विधि कौन सी है, तो इसमें दो तरह की विधियां होती है, एक गीली विधि एक सूखी विधि। ठीक है, साधारण सीमेंट के उत्पादन की दो विधियां, एक गीली विधि एक सूखी विधि। क्लियर, तो देखते हैं इनको। तो सीमेंट उत्पादन की दोनों विधियां लगभग एक ही जैसी हैं। दोनों विधियों में कच्चे पदार्थों का मिलाना, कच्चे पदार्थ फिर बात आ गया रॉ मटेरियल, ठीक है, पकाना तथा पीसना समान होता है। तो इसमें पकाना, मिलाना और पीसना क्या होगा, एकदम समान रहेगा। अंतर केवल कच्चे भरण का है, जो हम लोग इसमें मटेरियल यूज करें, कच्चा गीला यूज करें, कैसा यूज करें। गीली विधि में भरण घोल के रूप में होता है, और जो सूखी विधि में या पाउडर के रूप में भट्टी में भेजा जाता है। ठीक है, तो जो भट्टी होती है ना, वहां पर जो हम लोग मटेरियल रॉ मटेरियल भेजते हैं, वो गीली अगर विधि है तो गीली भेजेंगे रॉ मटेरियल, अगर सूखा है तो सूखा रॉ मटेरियल भेजेंगे। ठीक है, सूखी विधि की तुलना में गीली विधि द्वारा तैयार सीमेंट उत्तम गुणवत्ता का होता है। ठीक है, देखिए इसमें यही बात खास है कि देखिए पहले गीली विधि यूज होती थी। ठीक है, गीली विधि बहुत पहले यूज होती थी, अब बहुत कम यूज होता है। अब जो है सूखी विधि ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन अगर क्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो सूखी विधि की तुलना में गीली विधि द्वारा जो हम लोग तैयार करेंगे उसमें ज्यादा क्वालिटी आएगा, ज्यादा प्रॉपर्टी, जो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हमको मिलेंगी, लेकिन टाइम टेकन बहुत है, समय बहुत लगता है। ठीक है, अतः गीली विधि अधिक प्रचलित है। क्लियर, सूखी विधि में सीमेंट उत्पादन की एक महंगी विधि है और अधिक समय लेती है। ठीक है, तो ज्यादातर अगर देखें फैक्ट्रियों में तो गीली विधि यूज करेंगे। क्लियर, लेकिन जो हमारी सूखी विधि है उसका भी यूज लोग कहीं कहीं करते हैं, लेकिन महंगा थोड़ा पड़ता है, होता है, दोनों विधि यूज होती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे सीमेंट की उत्पादन की गीली विधि। गीली विधि में सीमेंट उत्पादन कार्य निम्न 3 चरणों में पूर्ण किया जाता है। पहला है स्लरी तैयार करना, गीली विधि की बात कर रहे हैं, पहला क्या है, स्लरी तैयार करना। दूसरा है क्लिंकर बनाना। ठीक है, और फिर जो क्लिंकर बनाए हो ना, उसी का क्या करेंगे, पिसाई कर देंगे। तो ये वाला देखेंगे आप लोग सीमेंट फैक्ट्रियों में जाएंगे तो जो हमारा क्लिंकर है ना, क्लिंकर कोई और कंपनी बनाकर देता है और पिसाई सभी कंपनी वाले करने लगते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर होता है ऐसा। ठीक है, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही कंपनी सब बना के करे, नहीं। यही तो इसमें ये देखा जाता है ना कि सीमेंट जो बन रहा है, जैसे एससीसी कंपनी है, तो ये सब अपना करती है, लेकिन जो छोटी छोटी और कंपनियां हैं ना, वो सब वर्क अपना नहीं करती है। ठीक है, प्रोडक्ट और कहीं से मंगा लेंगे, मतलब रॉ मटेरियल, और उसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं इसका फ्लो डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है, इसका फ्लो डायग्राम, और हमेशा याद रखना जब भी आप विधि लिखो तो इसका फ्लो डायग्राम जरूर बनाओ। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग देखेंगे चूना पत्थर, इसको तोड़ेंगे उसके बाद संग्रह टैंक में मिलाएंगे। इसी तरह से ये हमारा जो है ना, ये कनेक्ट होगा इससे। ठीक है, ये इससे कनेक्ट रहेगा। क्लियर, ये भी इससे कनेक्ट रहेगा। तो ये जो है तोड़ेंगे, इसमें मिलाएंगे, और मृतिका ये इसकी धुलाई करेंगे, पानी इसमें जाएगा। ठीक है, और यहाँ संग्रह टैंक है, ये वाला संग्रह टैंक है, इसमें आएगा। गीली पिसाई करेंगे धावन चक्की के माध्यम से, इसमें भी पानी लगेगा। ठीक है, इस तरह से फ्लो डायग्राम बनाना है। फिर स्लरी घोल तैयार हो जाएगा, फिर चूना मृतिका स्लरी, इसमें चूना मिला देंगे। स्लरी की जांच करेंगे कि अनुपालन जो हमारे रेशियो है, क्या कंटेंट मिलाया जा रहा है, लाइन कितना होना चाहिए, सारे कंटेंट को हम लोग इसमें देखेंगे सही रूप में है नहीं, सही अनुपात में है कि नहीं, उसका अनुपालन करेंगे कि सही रूप में है कि नहीं। ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि स्लरी पकाना, फिर हम लोग घोड़ी भट्टी जो होती है जिसमें आग लगता है, देखते हैं आप लोग, स्लरी उसमें पकाते हैं। ठीक है, जो स्लरी यहाँ पर आया है उसको पकाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो जब हम लोग यहाँ घोड़ी भट्टी में यहाँ पर पिसा कोयला भी डाला जाता है ताकि अच्छे से उसके साथ पके। ठीक है, संपीड़ित वायु भी लगाई जाती है, तभी तो आग ज्यादा बनेगा और ये पकेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्लिंकर बनाया जाता है। जो क्लिंकर होता है ना, ये छोटे छोटे ऐसे टुकड़े जैसे दिखेंगे आपको, कोयला छोटा छोटा टुकड़ा होता है, कुछ उसी टाइप के दिखेगा। ठीक है, क्लिंकर। और उसके बाद जब क्लिंकर आएगा ना, गोल चक्की ट्यूब होती है। ठीक है, गोल चक्की ट्यूब होगी,
और ये जिप्सन की सहायता से क्या होगा, इसकी पिसाई होगी। ठीक है, जिप्सन क्या करेंगे, इसमें मिक्स करेंगे और इसकी पिसाई की जाती है। ठीक है, जिप्सम क्यों मिक्स करते हैं, देखिए अगर आप क्लिंकर को डायरेक्टली पीस दोगे, क्लिंकर को डायरेक्टली पीस दोगे, जिप्सम नहीं मिलाओगे तो क्लिंकर जैसे पीसोगे, पीसने के बाद यदि आप डायरेक्टली सीमेंट यूज कर रहे हो तो सीमेंट पानी मिलाते ही जम जाएगा। ठीक है, क्या होगा, पानी मिलाते ही सीमेंट जम जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर जिप्सम मिलाए रहोगे तो सीमेंट जमेगा नहीं, आपको टाइम मिल जाएगा। तो इसका भी एक रेशियो है कि सीमेंट हमें कितना मिलाना चाहिए। ठीक है, 3 से 5% बीच तक हम लोग सीमेंट जिप्सम मिलाना चाहिए। ठीक है, तो सीमेंट में जिप्सम कितना मिलाना चाहिए, याद रखना 3 से 5%। तो जो हम लोग सीमेंट मिलाएंगे ना, इनकी वजह से इसका जो इनिशियल टाइम और सेटिंग टाइम जो और फाइनल सेटिंग टाइम है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्टली जमने लगेगा, पता चला कि उसमें पानी मिलाया और सेट हो गया, काम भी नहीं कर पाए। उनको जो टाइम है, टाइम को बढ़ाने के लिए हम लोग जिप्सम मिला देते हैं। और जो कि एक निर्धारित जिप्सम मिलाएंगे, कितना मिलाना है, मिलाएंगे तो हमको आधा घंटा इनिशियल सेटिंग टाइम मिलेगा। 30 मिनट इसीलिए हम लोग सेटिंग टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से हम लोग आधे घंटे के अंदर काम कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे सीमेंट। तब जाके हमारा सीमेंट बनेगा जब ही हम लोग पीसेंगे इसको जिप्सम के साथ। उसके बाद तौलाई तथा भराई। एक हमारा बैचिंग जो है पैकर होता है, ठीक है, जो कि पैक करता है। ठीक है, वो पैक करेगा, उसमें आएगा हमारा सीमेंट पैक होगा, उसके बाद फिर हम लोग सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो है ना, ये पूरा का पूरा फ्लो डायग्राम आप लोग बनाएंगे एग्जाम में, जहां भी क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, या तो पूछेगा कि विधियां बताइए, या तो पूछेगा गीली और सूखी विधि का वर्णन करें। ठीक है, तो जितना मैं यहाँ बता रहा हूं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आएगा तो वहां पर इस क्वेश्चन को नहीं बताएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हम समझा दिए हैं। तो सभी लोग 19 का पेपर, 18 का पेपर, 17 का पेपर देखेंगे। और जो क्वेश्चन रिपीट करेगा वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक बार बता चुका हूं। आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, जाया नहीं करूंगा टाइम। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं, सीमेंट उत्पादन की सूखी विधि कौन सी है। ठीक है, ड्राई विधि जो हमारी वो कौन सी है। ठीक है, तो सूखी विधि में कच्चे पदार्थों का महीन पीसकर सूखी अवस्था में ही मिलाकर भट्टी में झोंका जाता है, अथवा सूखे पदार्थों को थोड़ा पानी डालकर छोटे छोटे गोले बनाकर इनको पूर्णतः सुखाकर घूर्णी भट्टी में पकाया जाता है। अतः सीमेंट उत्पादन की सूखी गीली विधियों में अंतर केवल कच्चे माल के भरण में है। जो हम लोग कच्चा माल यूज करें गीली अवस्था में और सूखी अवस्था में यूज करें। ठीक है, कच्चे माल जब सख्त प्रकार के होते हैं अथवा धातुमल जिससे सीमेंट बनाना हो, सूखी विधि अपनाई जाती है। ठीक है, सूखी विधि अधिक समय लेती है और उत्पादन भी इसका महंगा पड़ता है। तो इसमें जो सूखी विधि का हम लोग वर्णन कर रहे हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन से स्टेप होंगे। तो पहला इसमें देखेंगे तो कच्चे पदार्थों का चूर्ण तैयार करेंगे, फिर उसके बाद उसको मिक्स करके हम लोग क्लिंकर बनाएंगे। ठीक है, क्लिंकर बनाने के बाद पिसाई करेंगे, फिर हमारा सीमेंट तैयार हो जाएगा। क्लियर। इसका भी फ्लो डायग्राम देख लें सभी लोग, सूखी विधि का प्रवाह आरेख फ्लो डायग्राम कैसा बनेगा, और आप लोग बनाइएगा जरूर। ठीक है, चूना पत्थर तोड़ना और उसके बाद ढालना, यहाँ पर क्या करेंगे, सूखी पिसाई करेंगे। तो तोड़कर लाएंगे, यहाँ पर सूखी पिसाई करेंगे, यही चीज उसमें भी कर रहे थे। यहाँ पर मृतिका संदलन, उसको क्रश करेंगे, तोड़कर इसमें भी लाएंगे, सूखी पिसाई करेंगे। ठीक है, और ये जो सूखी पिसाई करेंगे ना, उसके बाद घूर्णी भट्टी में हम लोग इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, और जब घूर्णी भट्टी में मिक्स करेंगे तो ये वाला इससे कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट कर लो। ठीक है, इस तरह से। अब ये क्या होगा, यहां से हम लोग कोयला डालेंगे और यहाँ पर हम लोग हवा का भी प्रेशर देंगे, तभी जाके इसको भट्टी जलेगी। ठीक है, और जब भट्टी जलेगी तो क्लिंकर प्राप्त होगा, और क्लिंकर प्राप्त जब होगा तो आगे की क्रिया आप लोग जो मैंने पीछे बताया है वो वाला कर लीजिए। मतलब क्लिंकर के बाद क्लिंकर की क्या करेंगे, पिसाई करेंगे, और पिसाई करने के बाद फिर यहाँ पर क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे, और पैकिंग करने के बाद फिर सप्लाई करेंगे। बस इतना ही लिखना है इसमें। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सीमेंट की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु स्थलीय परीक्षण एवं प्रयोगशाला परीक्षण का उल्लेख करिए। तो स्थलीय परीक्षण का उल्लेख करने के लिए कह रहा है, और प्रयोगशाला। ठीक है, स्थलीय मतलब फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट आप लोग क्या क्या कर सकते हैं वो मैं बताया भी हूँ, एक बार क्लास में भी बताया था, यहाँ पर भी मैं एक बार डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है, स्थलीय परीक्षण पे पहले चलेंगे। तो बड़े निर्माण कार्यों पर इस्तेमाल होने वाले सीमेंट का प्रयोगशाला में परीक्षण करना आवश्यक होता है। ठीक है, बड़े बड़े कार्यों जैसे बांध, पुल, जल सेतु आदि पर सीमेंट की जांच के लिए आवश्यक रूप से प्रयोगशाला स्थापित की जाती है। तो जहां पर बहुत बड़े बड़े प्लांट होंगे, ठीक है, जहां पर बड़ा वर्क होगा वहां पर प्लांट सेटअप करेंगे, और उस प्लांट में प्रयोगशाला भी रहेगा। ठीक है, छोटे कार्यों के लिए हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, साइट पर ही, मौके पर ही जांच परख लेंगे और वहीं पर सारा काम हो जाएगा।
तो छोटे अथवा कम महत्व कार्यों के लिए सीमेंट की मौके पर ही परख कर ली जाती है। सीमेंट कुछ स्थलीय परीक्षण निम्न है। तो सबसे पहले हम लोग स्थलीय परीक्षण कर लेते हैं, जो कि आप भी कर सकते हो। ठीक है, रंग की बात करें, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का रंग विशेष प्रकार का हरा धूसर होना चाहिए। तो रंग कैसा होना चाहिए सीमेंट का? हरा धूसर होना चाहिए, आपको दिखाई देने पर हरा धूसर दिखाई देता रहना चाहिए। महीनपन, ठीक है, फाइननेस की अगर बात करें, महीनपन की बात करें, तो सीमेंट बहुत महीन पिसा होना चाहिए, जो छूने से पता चल जाता है। अब कितना महीन होना चाहिए इसकी भी बात करें, यहां पर नहीं लिखा हुआ, याद कर लेंगे। 40 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 40 माइक्रोन तक होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 40 माइक्रोन तक होना चाहिए। आगे बात करते हैं पानी में जांच। पानी की भरी बाल्टी में मुट्ठी भर सीमेंट डालकर और धीरे से नीचे तली पर बैठ जाना चाहिए। ठीक है, जब आप पानी वाला जांच करेंगे, ठीक है, कि पानी में जांच हमको कैसे करना है, तो आप एक बाल्टी पानी लीजिए, एक मुट्ठी सीमेंट उठाइए और सीमेंट को उसमें डाल दीजिए। यदि वो सीमेंट डायरेक्टली गया नीचे बैठ जाएगा, तो समझिए कि आपका सीमेंट अच्छा है। अगर ऊपर तैर रहा है तो समझो सीमेंट बेकार है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, जो है ढेलों की उपस्थिति। अगर उसमें छोटे छोटे दाने बन रहे हैं, ढेले बन जा रहे हैं, तब पर भी सीमेंट क्या है? खराब हो गया है। सीमेंट में नमी होनी चाहिए, ठीक, नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नम वायु के संपर्क में आने पर इसे छोटे छोटे ढेले बन जाते हैं। तो यहाँ पर यही देखिए लिखा है, सीमेंट में नमी होनी चाहिए। अब यही आप लोग पढ़ लेते हैं, डाउट आ जाते हैं और कहते हैं सर यहाँ पे तो ये लिखा है और ये स्टैंडर्ड बुक नहीं है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, तो यहाँ लिखिए सीमेंट में नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए, क्लियर। और इससे छोटे छोटे क्या होंगे? ढेले बन जाएंगे। यदि ये ढेले अंगूठे की दाब पर न टूटे तो सीमेंट सेट हुआ माना जाएगा। ठीक है, ऐसा सीमेंट बेकार हो जाता है। खुरदरापन की बात करें, खुरदरापन, सीमेंट को उंगलियों से मसलने पर यह चिकना लगना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखें तो पाउडर को हाथ में लगकर ऐसे मसलते हैं तो चिकना जैसा फील होता है, उसी तरह से ऐसा इसमें भी फील आना चाहिए कि चिकना जैसा लगना चाहिए आपको उंगलियों पर जब उसको मसलते हैं। मिलावट की जांच कैसे करेंगे इसकी बात देख लेते हैं। तो मुट्ठी भर सीमेंट को लेकर उसको एक लोहे की प्लेट पर, ठीक है, एक लोहा का प्लेट ले लीजिए, रख कर उसको 20 मिनट तक गर्म करिए। ठीक है, 20 मिनट तक जब गर्म करेंगे सीमेंट को, तो अगर मिलावटी सीमेंट है तो गर्म करने पर क्या होगा? अपना रंग वो बदल देगा। क्लियर, जाहिर सी बात है हरा धूसर नहीं होगा, कलर बदल जाएगा। अगर वो मिलावटी नहीं है तो हरा धूसर का हरा धूसर ही रहेगा, कलर नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये हमारे जो टेस्ट थे, ये सब हमारे फील्ड टेस्ट थे। एक तरह से बात करें तो फिजिकल टेस्ट भी यही है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट भी यही है और फील्ड टेस्ट भी यही है। क्लियर, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग सीमेंट के प्रयोगशाला परीक्षण। सीमेंट के प्रयोगशाला परीक्षण की जब बात करेंगे तो बड़े निर्माण कार्यों पर सीमेंट का प्रयोग करने से पहले इसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों की जांच करना आवश्यक है। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो IS 269/1989 के अंतर्गत पोर्टलैंड सीमेंट के लिए निम्न परीक्षण निर्धारित किए गए हैं। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हमारा है रासायनिक गठन परीक्षण, दूसरा है सूक्ष्मता परीक्षण, तीसरा है सघनता परीक्षण, चौथा है निर्दोषता या प्रसार परीक्षण, पांचवा है जमाव काल परीक्षण। ठीक है, तो इनको एक बार इंग्लिश में भी बता दें। देखिए ये हमारा क्या है? रासायनिक गठन। ठीक है, तो ये हम लोग टेस्ट कर सकते हैं जो केमिकल, अगर देखें बॉन्डिंग वाला। सूक्ष्मता, फाइननेस टेस्ट भी किया जाता है। ठीक है, फाइननेस टेस्ट। सघनता, इसमें जो हम लोग बात करें तो जो कंपैक्टनेस टेस्ट होता है। निर्दोषता की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हमारा देखें तो साउंडनेस टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। और जमाव काल की अगर बात करें तो सेटिंग टाइम टेस्ट। ठीक है, सेटिंग टाइम टेस्ट। इतने टेस्ट इसमें करे जाते हैं। तो सभी टेस्ट एक बार जरूर बुक से देख लीजिए अगर इसमें नहीं है, क्योंकि कोई टेस्ट आ ही सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ठीक है, छठवां यहाँ पर है सामर्थ्य परीक्षण, स्ट्रेंथ टेस्ट, संपीड़न सामर्थ्य टेस्ट, तनन सामर्थ्य टेस्ट। ठीक है, ये भी टेस्ट इसमें किया जाता है और ये टेस्ट अपने इंडिया में बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे प्रतिदर्श टेस्ट। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। तो सीमेंट के परीक्षणों के लिए 5 किलोग्राम सीमेंट लेंगे। यह सीमेंट इस प्रकार लेनी चाहिए कि पूरे स्टॉक का शत प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर से ले लो, कहीं बीच से लो या चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा ले लो। ठीक है, तो बोरी में पैक है। कम से कम 12 विभिन्न थैले अथवा सीमेंट खुले ढेर में है
तो विभिन्न 12 बिंदुओं से समान मात्रा में उठाया जाए। वही कह रहे हैं ना, हर जगह से थोड़ा थोड़ा सीमेंट ले लो 5 किलो। ठीक है, इस सीमेंट को परीक्षण काल तक वायुरोधी डिब्बों में बंद कर देने चाहिए और उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखिए, जो अब यहीं पर हम लोग बात करेंगे, जो यहाँ पर जमाव काल परीक्षण है ना, ये जमाव काल जो परीक्षण है, यही सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम देता है। तो वो आगे क्वेश्चन में फिर पूछ लिया वही चीज। ठीक है, इसलिए कर रहा हूं ना, उससे एकदम कोरिलेट करके टॉपिक है। ठीक है, तो सीमेंट का प्रारंभिक एवं अंतिम रूप से जमने का समय ये आपसे पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, यह वह अधिकतम अवधि है जब सीमेंट में पानी मिलाए जाने के पश्चात, जैसे पानी मिलाएंगे उसके बाद ही जोड़ हम लोग काउंट करेंगे। पश्चात विकाट उपकरण, ये विकार नहीं होगा, ये विकाट होगा। क्या होगा, विकाट उपकरण होगा कि 1 mm वाली सुई सीमेंट पेस्ट में घुस जाए तो, परंतु सांचे की तली 5 mm पर ऊपर ही रुके। ठीक है, तो विकाट उपकरण में हमारे क्या होते हैं, एक हमारा नीडल होता है जो कि 1 mm वाली सुई होगी। क्लियर, और वो क्या है कि सीमेंट में हम लोग घुस जाती है, लेकिन जब हम लोग सांचे की तली पे क्या हो 5 mm तक ऊपर रुक जाए। ठीक है, उसी पे हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभिक जमाव काल फाइंड आउट करेंगे। कार्यविधि देख लेंगे थोड़ा सा। इस परीक्षण के लिए विकाट उपकरण, ठीक है, अपनी 1 mm वाली सुई के साथ होगा। 400 ग्राम शुद्ध हम लोग सीमेंट लेंगे, इसमें 0.85 पी पानी मिलाएंगे। ठीक है, 85 पी मतलब 0. देखिए जो यहाँ पर पी आ रहा है ना, ये कंसिस्टेंसी की वजह से आता है। ठीक है, एक कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, उस टेस्ट करके वहां पे ये पता कर लेंगे कितना हम लोग को पानी इसमें मिलाना है, क्या रेशियो होना चाहिए। और यहां पर हम लोग 0.85 पी पर हम लोग पानी मिलाएंगे, तो वही ये रेशियो बताता है। ठीक है, पी का मतलब वहां पर कंसिस्टेंसी ही है। ठीक है, मान लो सघनता परीक्षण के अंतर्गत पानी की प्रतिशत हमारा 30% है, तो इस परीक्षण के लिए पानी प्रतिशत 0.85 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सघनता परीक्षण हमने किया था, कंसिस्टेंसी टेस्ट किया था। ठीक है, कंसिस्टेंसी जो टेस्ट हमने किया था, उस मान लीजिए वो 30% आया था वहां पर। ठीक है, तो जो यहाँ 0.85 पी यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, इस पी का मतलब है 30। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दिया मैंने। अगर ये 35 होता तो यहाँ पर 35 पुट कर देता। हम लोग मल्टीप्लाई करके आंकड़ा ले लेंगे और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि 25.5 होगा, अर्थात 25% हम लोग पानी लेंगे। पेस्ट को सांचे में भर देंगे और इसे उपकरण में रख देंगे। ठीक है, अब 1 mm वाली सुई धीरे से पेस्ट की सतह पर हम लोग क्या करेंगे, एकदम धीरे से छोड़ेंगे ऊपर से नीचे तक। ठीक है, जब सुई सांचे की तली से 5 mm के ऊपर रुक जाए, ठीक है, ऊपर से 5 mm देखेंगे उस पर रुक गई है, तो वह समय हम लोग नोट कर लेंगे। पानी मिलाने से लेकर अब तक की अवधि सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल कहलाएगी। ठीक है, साधारणतः सीमेंट के लिए अगर बात करें तो अवधि इसकी कितनी होती है, 30 मिनट कम से कम। तो कितना होगा, 30 मिनट या आधा घंटा, बात एक ही है। अंतिम जमाव के काल की बात करें, देखिए जो ये 30 मिनट है ना, मेन अगर बात करें तो 30 मिनट जो हमारा होता है ना, जैसे पानी मिलाओगे सीमेंट सेट होने लगेगा, तो ये टाइम इसलिए दिया जाता है 30 मिनट की, ताकि उसमें आदमी कार्य कर सके। अगर प्लास्टर कर रहा है तो आधे घंटे के अंदर प्लास्टर कर ले। ठीक है, तब वो जमना स्टार्ट हो। और अंतिम जमाव काल का मतलब यह है कि जब आप उसको टच करें तो उस पर दरारें या धब्बे ना पड़े। ठीक है, सूख जाए। अंतिम जमाव काल वो कितना होना चाहिए, जब अवधि जब पानी मिलाए जाने के बाद सीमेंट पेस्ट की सतह पर विकाट उपकरण की, ये विकार नहीं विकाट होगा। ठीक है, 1 mm वाली सुई अपने 5 mm व्यास वाले कॉलर के साथ जुड़कर अपना चिन्ह छोड़े, परंतु कॉलर का कोई निशान न दे। ये टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा देखिए ये भी ध्यान रखेंगे, टेस्ट बीच बीच में करते रहेंगे 5-6 घंटा ऐसे करके। ठीक है, जब वो निडल जो है उस पर धब्बे ना पड़े, ठीक है, बीच में जो चिन्ह है वो जुड़ धब्बे ना पड़े, तब हम समझेंगे कि हाँ ये टाइम है। तो जब आप देखेंगे 9-10 घंटे हो जाएंगे ना, तो 10 घंटे के आसपास कहीं पर वो क्या करेगा, अपना छाप नहीं छोड़ेगा फिर। ठीक है, चिन्ह नहीं पड़ेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम जमाव काल। ये हमारा सामान्यतः कितना होता है, यहाँ पर नहीं लिखा, मैं लिख ले रहा हूं। सामान्यतः ये कितना होता है, 10 घंटा होता है। ठीक है, 10 आवर्स 10 घंटे होते हैं। क्लियर, मतलब 600 मिनट होगा। ठीक है, 600 मिनट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश की पकाई का संक्षेप में उल्लेख करें। ठीक है, प्रकाश की पकाई का संक्षेप में उल्लेख करें। ठीक, प्रकाश की पकाई की 2 विधियां हैं। क्लियर, देखते हैं। देखिए जो प्रकाश मतलब टिम्बर, जहां भी बात करेगा टिम्बर की पकाई,
ठीक है। पकाई का मतलब यहां पर हो जाएगा संशोषण से। किससे हो जाएगा? संशोषण। और संशोषण का मतलब क्या है? सीजनिंग। ठीक है, सीजनिंग, सीजनिंग। ठीक है, सीजनिंग। अच्छा, यस ई ए, अच्छा यस ई ए एस ओ एन ए आई एन जी। ठीक है, एन ए एन आई एन जी, सीजनिंग। क्लियर? सीजनिंग से है। आगे बात करें यहाँ पर प्राकृतिक या वायु द्वारा संशोषण सीजनिंग, और दूसरा है कृत्रिम संशोषण। दो तरीके से यहाँ पर होते हैं। क्लियर? और इन दो तरीकों को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो प्रकाश संशोषण में प्रकाश को खुले स्थान पर रखकर मुक्त वायु द्वारा संशोषण किया जाता है, जबकि कृत्रिम संशोषण में प्रकाश को नियंत्रित स्थितियों में रखकर यह कार्य संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग खुले में रख देंगे और वो अपने आप ही क्या होगा, हवा वगैरह लगेगा। देखिए संशोषण में क्या चीज होता है, ध्यान से सुनिए। प्रकाश की पकाई के बाद जब होगा तो जो लकड़ी हमारी काटी जाती है ना, लकड़ी में क्या होता है कि हमारे कुछ न कुछ मॉइस्चर रहते हैं, उन मॉइस्चर को दूर करना, उसी को बोलते हैं पकाई करना। ठीक है, तो हम लोग उसकी सीजनिंग करते हैं, संशोषण करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संशोषण बहुत अधिक समय लेता है, तो बहुत टाइम, देखिए लकड़ी को छोड़ देंगे तो बहुत टाइम बाद क्या करेगा, वो सूखेगा। जबकि कृत्रिम संशोषण में बहुत कम समय लगता है। तो संशोषण के अंतर्गत निम्न विधियां आती हैं: वायु संशोषण, बहते हुए पानी द्वारा संशोषण, पानी में उबालकर वाष्प द्वारा, गर्म वायु द्वारा, ठीक है, रासायनिक संशोषण। इतने संशोषण इसमें हम लोग करते हैं। एक एक करके फटाफट देख लेंगे। क्लियर? पानी में उबालकर संशोषण अगर करेंगे तो इस विधि को प्रकाश उबलते हुए पानी में 4 से 6 घंटे तक डाला जाता है। तो पानी अगर हम लोग सीजनिंग कर रहे हैं, ठीक है, पानी में उबालकर, तो हम लोग 4 से 6 घंटे तक पानी में डालेंगे। गर्म पानी प्रकाश की कोशिकाओं पर पहुंच जाता है, तो उबलते हुए पानी में डालना है, गर्म पानी में, जिसके द्वारा रस घुलकर बाहर आ जाता है। इसके बाद प्रकाश को सूखा लिया जाता है। तो एक सीजनिंग ये करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा पानी गर्म करोगे तभी तो यूज होगा। वाष्प द्वारा संशोषण, वाष्प द्वारा स्टीम जो है ना, भाप देकर हम लोग इसको संशोषण करेंगे। तो प्रकाश खंडों को वायुरोधी कोठरी में चट्टानों की शक्ल में भर दिया जाता है। तो कैसे हम लोग भरते हैं? चट्टानों की शक्ल में भरेंगे। ठीक है, और खंडों के चारों ओर खुली जगह रखी जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर ईंट की जुड़ाई करेंगे, बीच बीच में यहाँ पर गैप रखेंगे, फिर जुड़ाई करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे तो चट्टानों जैसी शक्ल यहाँ पर बनाएंगे, बीच बीच में गैप रहेगा, ताकि वाष्प का संचार हो सके। जब इसमें भाप वगैरह लगे तो इसमें संचार हो सके, और कोठरी में भाप प्रवाहित की जाती है, जिससे प्रकाश क्या होगा, संशोषित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने एक ही देखा है, ठीक है, केवल वायु द्वारा। क्लियर? तो आप लोग सभी का को डिस्कस कर सकते, कोई इशू नहीं। ठीक है, अभी आगे आएगा और नेक्स्ट पेपर में वहां पर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलिए अच्छे प्रकाश की क्या विशेषताएं हैं? अच्छे जो हमारी लकड़ी होंगी उनकी क्या विशेषताएं हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये जरूर याद करिएगा, बहुत बार पूछा है। अच्छे प्रकाश की क्या विशेषताएं हैं? बताइए, अच्छे लकड़ी के, प्रकाश मतलब लकड़ी, टिम्बर, ठीक है, इसकी क्या विशेषता है? ठीक है, तो पहला देखिए, वलय या रिंग। इसकी वार्षिक वलय स्पष्ट पास पास होनी चाहिए। तो सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लो कि जो हमारा पेड़ होता है, पेड़ को जब कट करोगे, जो उसका क्रॉस सेक्शन दिखता है कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अगर वो एक्सोजीनियस है, ठीक है, एंड उसमें जो रिंग हो एक्सोजीनियस अगर ना, ठीक है, बहिर्जात का अगर पेड़ है, वृक्ष है, उसमें कुछ इस तरह से उसकी संरचना दिखेगी। ठीक है, इस तरह से लेयर्स इसमें बने रहेंगे। ठीक है, ये जो लेयर्स बने होते हैं ना, ये रिंग टाइप आपको दिखेंगे। इसमें जितने नंबर ऑफ रिंग होंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ रिंग होंगे, ये क्या प्रदर्शित करता है? उसकी उम्र प्रदर्शित करता है, पेड़ की। पेड़ का क्या प्रदर्शित करता है? उम्र या एज प्रदर्शित करता है कि इसका एज कितना है। ठीक है, तो वलय या रिंग, देखिए जितना ज्यादा रिंग होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इसकी ठोस होगा पेड़, उतना ही ज्यादा देखें तो स्ट्रेंथ इसकी मिलेगी हमें। ठीक है, तो वलय या रिंग, इसकी वार्षिक वलय स्पष्ट एवं पास पास होनी चाहिए, तो पास पास रहना चाहिए। मज्जा की बात करें, ठीक है, मज्जा रश्मियां जिसको बोलते हैं, इसके अंदर कुछ लिक्विड टाइप में जो रहता है, इनकी मज्जा रश्मियां सतत एवं मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, मॉड्यूलरी रेज जिसको बोलते हैं। रेसे की बात करेंगे, ठीक है, रेसे रेसे सीधे साफ एवं स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पर रेसे है ना, इसमें ये रेसे क्या है, साफ दिखाई देते रहने चाहिए। गांठ वगैरह भी नहीं होनी चाहिए, अन्य दोष इसमें नहीं उपलब्ध होने चाहिए।
ठीक है। रंग की अगर बात करें तो इनका रंग गहरा और हर जगह समान होना चाहिए। तो ये जो रंग यहाँ पर है ना, ये काफी डार्केस्ट टाइप का होना चाहिए, तभी पकी हुई लकड़ी समझ में आएगी। ठीक है, तभी अच्छी लकड़ी समझ में आएगी। बाहर की बात करें, लकड़ी ठोस एवं वजनदार होनी चाहिए। तो अगर लकड़ी अच्छी से पकी हुई है और उनका हम लोग अगर अच्छी लकड़ी की बात करेंगे तो वो उनका वजन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। ध्वनि की बात करें तो दो टुकड़ों को आपस में टकराने पर, ठीक है, साफ एवं मधुर ध्वनि आना चाहिए। ठीक है। चिराई की बात करें, चिराई के समय निकलने वाले बुरादों को दांतों में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, क्लियर। जो अब हमारे दांतों की बात नहीं हो, यहाँ हो रही अपने दांतों की बात नहीं हो रही, जो दांते जो आरी होता है ना, जिसको जिससे कटिंग करते हैं, उसमें जो दांते होते हैं उसमें नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, अगर फंस रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये कि कच्ची लकड़ी है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है। सुकर, कील ठोकने पर फटनी नहीं चाहिए। तो क्या है सुकर, मतलब कील जब इसमें ठोके तो क्रैक नहीं डेवलप होना चाहिए। 10वें पॉइंट की बात करें, सामर्थ्य इसका तो टिकाऊ एवं सामर्थ्यवान होना चाहिए। ठीक है, प्रत्यास्थ मजबूत होना चाहिए। तो इसको काफी मजबूती भी इसमें रहनी चाहिए। आगे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, प्लाईवुड क्या है, इसके उपयोग के नाम लिखिए और इनका उल्लेख करें। ठीक है, प्लाईवुड, कई प्लाई या विनियर को हम लोग एक दूसरे के ऊपर रखकर उसको सरेस या देखें सरेस या गोंद से जोड़कर, ठीक है, बनाए गए ढांचे को हम लोग प्लाईवुड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है ना, एक दूसरे पर पट्टियों को रखते हैं इस तरह से, और रखकर इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं गोंद लगाकर, उसके बाद ये प्लाई तैयार की जाती है। इसके ऊपर जो है ना, ऊपर नीचे एक हमारा क्या करते हैं, चादर टाइप का रख देते हैं। ठीक है, इसके लाभ क्या है, लाभ देख लेते हैं। तो यदि प्लाईवुड की ध्यान पूर्वक प्रयोग किया जाए तो इसे सीलन से दूर रखा जाए, यह लंबे समय तक लाभकारी बनी रहती है। अब तो वाटर प्रूफिंग वाला भी प्लाई आने लगा है। ठीक है, सामर्थ्यवान की बात करें, प्लाईवुड की सामर्थ्य समान मोटाई की अन्य लकड़ी से कई गुना अधिक होती है। ठीक है, अब आप ज्यादा स्ट्रेंथ की लकड़ी लेना चाहोगे, बहुत मोटी मिलेगी तभी स्ट्रेंथ मिलेगा, लेकिन इसमें क्या उतनी स्ट्रेंथ आपको पतले लकड़ी में ही मिल जाएगा। ठीक है, इसकी दोनों दिशाओं में उत्तम सामर्थ्य होता है, चाहे आप वर्टिकली बात करें चाहे हॉरिजॉन्टली, दोनों दिशाओं में क्या होगा, इसमें स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। क्लियर। लचकदार या पर्याप्त लचकदार टिकाऊ होती है। दोष मुक्त प्लाईवुड में ऐठन मरोड़ ये सारी चीजें नहीं होंगी, संकुचन वगैरह। न्यूनतम भार या भार में पर्याप्त हल्की होती है। शुकर, इसको आसानी से काटा या जोड़ा जा सकता है। आकर्षक या देखने में भी काफी सुंदर लगती है। उपयोग प्लाईवुड की अगर बात करें, लकड़ी की विभाजक दीवारों, केबिन, नियंत्रक कक्षों के लिए बनाने के लिए आप लोग देखें, पार्टीशन वालों के लिए यूज करते हैं। दरवाजा कपाटों वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। रेल के डिब्बे वगैरह जहां पर बनते हैं वहां पर भी प्लाई का यूज किया जाता है। जहाजों वाहनों की छतों वगैरह पर भी, फर्शों वगैरह पर भी यूज करते हैं। कंक्रीट कार्यों में फर्माबंदी के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में अच्छे से इस तरह से आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 का, प्लास्टिक के गुणधर्म और उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्लास्टिक के गुणधर्म बताना है, प्रॉपर्टीज बताना है प्लास्टिक। ठीक है, इन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, प्लास्टिक को किसी भी आकार में आप ढाल सकते हो। इन्हें आसानी से काटा या छेदा जा सकता है, और ये पारदर्शी होते हैं। ये पारदर्शी भी हो सकते हैं और पारदर्शी नहीं भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पारदर्शी ही हो। ठीक है, ये सब फायदे हैं इसके। इन पर सफाई आसानी से की जा सकती है। ठीक, इन पर जंग लगने का भय कोई नहीं रहता है। इन पर कीड़ों का कोई असर नहीं होता है। ये विद्युत से कुछ अलग होते हैं। इनका अनुरक्षण काफी सरल और आसान होता है, ये सबको पता है। इन्हें रंगीन भी बनाया जा सकता है, जैसा कलर आपको चाहिए वैसा भी इनको बना सकते हो आप। ठीक है, प्लास्टिक के कुछ उत्पादक अम्ल क्षार से भी कम घर्षित होते हैं। ठीक है, यहां पर बात करें पेंटिंग की विधि और पेंटिंग के उपयोग का वर्णन करें। ठीक है, तो ये देख लेते हैं फटाफट पेंटिंग क्या होता है, और ये भैया बहुत बार पूछेगा हर बार। ठीक है, तो लकड़ी, इस्पात या अन्य धातुओं एवं प्लास्टर की सतह को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए ब्रश की सहायता से जो सफेद या रंगीन तैलीय पदार्थ हम लोग लगाएंगे, तैलीय लेप लगाएंगे, उसे हम लोग लेपन या फिर पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, रोगन भी कहते हैं, कभी कभी इसको रोगन भी कहते हैं। ठीक है, लेपन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पेंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको भी देख लीजिए सभी लोग। ठीक है, फटाफट रिवीजन करते चलिए। क्लियर। लेपन की आवश्यकता निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। लेपन से सुंदर संरचना सुंदर और आकर्षक दिखाई देने लगती है। यह सतहों पर परिरक्षण का कार्य करते हैं। ठीक है, परिरक्षण का मतलब क्या है, यहाँ पर देखें तो ये क्या करता है कि बचाता है, जो हमारे कुछ प्रभाव पड़ते हैं ना, कुप्रभाव पड़ते हैं वायुमंडल, उनसे क्या करता है, रक्षा करता है, सुरक्षित रखता है।
इससे सतह की सजावट में वृद्धि होती है, जो उसमें डिजाइनिंग वगैरह करेंगे ताकि और अच्छा इससे लग सके, दिखेगा। ठीक है, इस्पात और अन्य धातुओं की जंग और क्षारण होने से बचाती है ये। ठीक है, पेंटिंग जब कर देंगे, क्लियर। कुछ पेंट कीटाणु से रक्षा करते हैं, तो और जैसे सालीगमन पेंट, ये सब क्या करते हैं, कीटाणुओं से रक्षा करेंगे हमारे लकड़ी वगैरह पे जहां पर कर देंगे। ठीक है, कुछ पेंट वस्तुओं को उष्मा और अम्लीय प्रभाव से भी बचाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, अच्छे पेंट की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, इसको भी ध्यान से थोड़ा सा देख लेते हैं। एक अच्छा सीमेंट की क्षमता जो है अधिक होनी चाहिए। इनका वायुमंडलीय प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। ठीक है, ताकि धूप वर्षा लगे इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। इनमें सुंदर, चमकीला और टिकाऊ होना चाहिए। तो ये क्या हो, इन्हें जो है जहां पर पेंटिंग करिए काफी सुंदर दिखना चाहिए, चमकीला हो और टिकाऊ भी हो, ऐसा नहीं बारिश आई खत्म काम इनका। इनकी आयु अधिक होनी चाहिए, ज्यादा लाइफ टाइम तक, ये मतलब लाइफ टाइम तक तो नहीं चल सकता, बट 4-5 साल तक तो चलना ही चलना चाहिए। ठीक है, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। पता चला आज पेंट किया, अच्छा कलर बता रहा है, 4 दिन बाद कलर उड़ गया, ऐसा पेंट नहीं होना चाहिए। इन्हें 9 घंटे के अंदर कठोर हो जाना चाहिए, तो 9 घंटे के अंदर पेंट करने के बाद ये कठोर हो जाने चाहिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त विवरण लिखें। पहला एक है एल्युमिनियम, दूसरा है वार्निश। ठीक है, पहला एल्युमिनियम है, दूसरा है वार्निश। इस पे बात करते हैं। एल्युमिनियम, यहाँ पे बात करेंगे एल्युमिनियम। देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम जो कर रहे हैं, एल्युमिनियम पेंट। ठीक है, एल्युमिनियम पेंट का आधार एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा इसमें। ठीक है, एल्युमिनियम पेंट जब बात करेंगे, एल्युमिनियम के महीन पाउडर को स्प्रिट वार्निश अथवा तेल वार्निश से मिलाकर एल्युमिनियम पेंट बनाया जाता है। ठीक है, कैसे बनता है, एल्युमिनियम के जो महीन पाउडर होते हैं उसमें स्प्रिट वार्निश वगैरह मिलाकर हम लोग, या तेल वार्निश मिलाकर इसको बनाएंगे। स्प्रिट अथवा तेल के वाष्पीकरण पर सतह पर एल्युमिनियम कणों वाली एक दृढ़, पतली एवं चमकदार झिल्ली रह जाती है। ठीक है, अब इसमें जो प्रॉपर्टीज है इसकी बात करें, एल्युमिनियम पेंट का ऑक्सीकरण नहीं होता है। दूसरे पॉइंट पे यह फीका नहीं पड़ता है। तीसरे पॉइंट बात करें, इसकी जो आच्छादन क्षमता है बहुत अधिक होती है। यह अंधेरे में भी चमकता है। ठीक है, ये क्या होता है, अंधेरे में भी चमकता है। आप लोग देखे होंगे, जैसा कि आप लोग रेडियन होता है ना, वो कुछ उसी टाइप का रहता है। यह मौसम तथा समुद्री पानी में भी कम प्रभावित होता है। क्लियर। और इसमें बात करते हैं तो यह जो है जल साफ, सतह रोधक और संसारण रोधक होता है। अम्लीय गैसों वाली जगहों पर संतोषजनक काम हो देता है। उपयोग की अगर बात करें, एल्युमिनियम पेंट गैस तथा तेल संग्रह टैंकों में, बिजली संचरण लाइनों, खंभों, गर्म पानी ले जाने वाली पाइपों की छतों इत्यादि पर प्रयोग की जाती है। वार्निश जो हमारा है एक नया टॉपिक, इस पे भी बात कर लेते हैं, नया टॉपिक है। ठीक है, तो रेजिन पदार्थों का तारपीन और एल्कोहल या फिर स्प्रिट घोलकर वार्निश बनाई जाती है। तो कैसे बनाया जाएगा, रेजिन पदार्थों को तारपीन या एल्कोहल से हम लोग क्या करते हैं, घोलकर वार्निश बनाते हैं। वार्निश सतह के परिरक्षण के साथ साथ उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो देखिए वो उसको तो क्या करता है, प्रिजर्वेशन करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उसके साथ साथ सुंदरता भी बढ़ाता है। ठीक है, जिस सरफेस पे हम लोग करेंगे। वार्निश लकड़ी कार्य पर पेंट के ऊपर अथवा अलग से की जाती है। ठीक है, तो लकड़ी वगैरह कार्य जहां पर होता है, लकड़ियों पर ज्यादा होता है, वार्निश ही किया जाता है। अतः लकड़ी की प्राकृतिक रेशे चमकने लगते हैं और इसकी सुंदरता भी निखर जाती है। वार्निश अंतिम कोट के रूप में दरवाजे, खिड़कियों, सजावटी कार्यों में अधिक ही प्रयोग किए जाते हैं। सभी लोग देखे होंगे घरों में जो बेड वगैरह होते हैं ना, सोफाज वगैरह, अगर वो लकड़ी के बने होंगे तो देखिए चमकता रहता है। ठीक है, तो वो वार्निश किया होता है। क्लियर, इसीलिए चमकता है। वार्निश के उद्देश्य की बात करें तो वार्निश के मुख्य उद्देश्य निम्न है। पहला है, लकड़ी की सतह को नमी, धूलि, अपघर्षण आदि से बचाती है और इसकी लाभकारी आयु भी बढ़ाती है। लकड़ी के रेशों को चमकदार, इसकी प्राकृतिक सुंदरता उजागर करती है। देखते होंगे आप बेड वगैरह कितना अच्छा चमकता रहता है। ठीक है, क्लियर। वार्निश के गुण की बात अगर करते हैं, एक अच्छी वार्निश के निम्न गुण होने चाहिए। यह जल्दी सूखनी चाहिए। ठीक है, सूखने पर सतह मजबूत और सख्त, टिकाऊ, पारदर्शी झिल्ली बन जाती है। ठीक है, बन जानी चाहिए। इस पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, वार्निश का रंग फीका नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग देखते होंगे काफी अट्रैक्टिव दिखता रहता है। इससे आकर्षक एवं सुंदर दिखाई देना चाहिए। क्लियर, सभी लोग देख रहे हैं, घरों में भी सबके यहाँ होगा। यह सस्ती होनी चाहिए, तो ये सस्ती भी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था आपका 2019 का पेपर। ठीक है, आप सभी लोग इसको ध्यान से पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे एक बार वीडियो, और 2018 का भी पेपर आपको अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और 17 का भी हो जाएगा, तो वेट करेंगे। ठीक है, इसको तब तक आप लोग दोबारा अगर देखना हो दोबारा देख सकते हैं। चलिए, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट का जो क्वेश्चन है ना, वो उसका सोल्यूशन यहीं पर आपको मिल जाएगा सभी का, क्योंकि इन सबसे ही छांट कर वो बनाया गया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट का सोल्यूशन जो है, जो मैं डाला हूं, उसका सोल्यूशन यहीं पर मिल जाएगा सब। ठीक है, चलिए सेशन को एंड करते हैं। ओके, बाय बाय।